Afternoon students, I am Vandana Pandey and I'll be taking your economics lecture. By far we have completed with meaning definitions of microeconomic scope, features and importance. In the last lecture we have learned about the meaning and one definition of macroeconomics, and in the last lecture I have told that one definition is pending which we will be taking in this lecture. So first let us see with the definition of macroeconomics. So macroeconomics definition given by J.H. Hansen. Now what he says, उनका क्या कहना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच है इकोनॉमिक्स में. सी फर्स्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उनके दो ब्रांचेज है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल पर्टिकुलर सिंगल कमोडिटी यूनिट को फॉर्म को डिटेल में पढ़ते थे. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे एग्रीगेट्स को लेते हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कंसिडर करता है व्हाट इट कंसिडर्स रिलेशनशिप्स. किसके रिलेशनशिप्स? लार्ज एग्रीगेट्स, मतलब उनके इंटरडिपेंडेंस, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो लार्ज एग्रीगेट्स जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया एंड नेशनल इनकम हो गया. सो अगर नेशनल इनकम बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो सेविंग बढ़ता है, सेविंग बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. तो यू कैन सी कि जो लार्ज एग्रीगेट्स है एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. दिस आई हैव गिवन इन द चार्ट फॉर्म सो दैट यू कैन फाइंड इट ईजी टू लर्न, मतलब आपको ईजी लगे पढ़ने के लिए, क्योंकि चार्ट फॉर्म में है डेफिनेशन है. आप इसे चार्ट बना के पढ़ोगे तो वो आखिरी तक आप याद रख सकते हो. Okay, now coming back to the scope of macroeconomics. See, before starting the scope of macroeconomics, few concept of economics, मतलब कुछ economic terms अगर आपके clear रहेंगे then you'll find it easy to learn these theories. तो सबसे पहला concept है कि अगर डिमांड बढ़ता है, मतलब अगर कोई भी कमोडिटी का, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स का डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ा मतलब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा, आउटपुट हुआ, वो निकल के जब मार्केट में बिकता है तो इनकम आता है. फिर इनकम जब जनरेट होता है तो हम और प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करते तो हम और लोगों को काम देते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. मतलब आप देखोगे कि एक इकोनॉमिक वेरिएबल से अदर इकोनॉमिक वेरिएबल से रिलेटेड है. ये लॉर्ड जे.एम. केन्स ने कहा था उनके बुक्स में कि अगर डिमांड बढ़ता है तो आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है तो इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज एग्रीगेट डिमांड. सी हमने डिमांड के बारे में लास्ट टेक्स्ट बुक में 11th के टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि डिमांड मतलब कोई भी कमोडिटी का जब हम डिमांड करते हो इसमें 3 कंडीशंस होना चाहिए, एबिलिटी, विलिंगनेस एंड डिज़ायर. तो ये जब तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको हम डिमांड बोलते हैं, लेकिन वो एक सिंगल इंडिविजुअल डिमांड. अभी एग्रीगेट डिमांड क्या है? ऐसे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे. तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स की भी डिमांड है, सर्विसेज की डिमांड है इन अ कंट्री, मतलब एक कंट्री में जितने भी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट है, जब वो डिमांड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, वो भी एक साल के अंदर. अब वो डिमांड कंज्यूमर भी कर सकता है हमारे कंज्यूमर गुड्स के लिए, प्रोड्यूसर भी डिमांड कर सकता है. प्रोड्यूसर क्यों डिमांड करेगा? प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो उसको रॉ मटेरियल लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, तो वो भी डिमांड करता है. गवर्नमेंट क्यों डिमांड करेगा? गवर्नमेंट जैसे कि रोड, रेलवे, डैम, मतलब अगर लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए जब वो कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ बनाते हैं तो उसके लिए वो भी डिमांड करते हैं. मतलब एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर. अब वो कंट्री के अंदर कंज्यूमर भी डिमांड करता है, प्रोड्यूसर भी डिमांड करता है एंड गवर्नमेंट भी डिमांड करता है. तो 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए. पहले तो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स एक दूसरे पे रिलेटेड है, ऐसा जे.एम. केन्स ने कहा था. दूसरा एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट एन एग्रीगेट सप्लाई. ओके, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई एक साल में कंट्री के अंदर, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई. किस चीज़ का सप्लाई होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का. ये सप्लाई करता कौन है? प्रोड्यूसर करता है. किसके हेल्प से? लेबर के हेल्प से, टेक्नोलॉजी के हेल्प से, नेचुरल रिसोर्सेज के हेल्प से एंड कैपिटल के हेल्प से. तो ये 3 कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. देन एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड जो ये 3 इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स करते हैं जैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट. देन हमने पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई. ओके, अभी हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन
एंड कंजम्पशन फंक्शन, ये दोनों रिलेटेड है इनकम और एम्प्लॉयमेंट से कहीं ना कहीं। तो अगर इनकम बढ़ता है, ओके, अगर इनकम बढ़ता है तो एंटरप्रेन्योर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, ओके, ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो फिर इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो फिर कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि इनकम बढ़ा तो हम भी कंज्यूम करते, तो हम भी कंज्यूम करते तो फिर से वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है और फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। मतलब इनकम से आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट से कंजम्पशन बढ़ रहा है, और जब जब कंजम्पशन बढ़ता है, जब तो प्रोडक्शन करना पड़ता है। अगर कंज्यूम कर रहे हैं लोग तो फिर हमको बनाना पड़ेगा, तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा फिर से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ये 4 कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। नाउ व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। नाउ कमिंग बैक टू द थियरीज, तो सबसे पहला थियरी है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये जो इतना हमने पढ़ा, ये इस थियरी को समझने के लिए कि थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या बोल रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है, क्या एनालाइज करता है, एक्सप्लेन्स विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज एंड देन एक्सप्लेन्स, व्हाट इट एक्सप्लेन्स कि व्हाट फैक्टर्स, विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसमें फ्लक्चुएशंस क्या कॉज करते, तो अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, ज़्यादा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कम होता है तो फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं। तो पहले तो वो एक्सप्लेन करता है कि लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट कौन डिटरमाइन करता है। दूसरा, इसमें अगर फ्लक्चुएशन आती है, अगर कुछ कमी आती है, अगर कुछ ड्रॉबैक आती है तो वो किसके वजह से आती है। ओके, उसके बाद टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, मतलब समझने के लिए कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइंड होता है, वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जो हमने यहाँ पे देखा कि अगर इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जब इनकम आएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करता है कंजम्पशन और इनकम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को। देन थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नो, व्हाट इज बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल मतलब हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी जो मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे चलती हैं। तो उस बिजनेस साइकिल्स में दो एक होते हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जब कोई भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, एंड जब कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। दोनों भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। तो बोल रही कि बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन होता है, प्राइजेस ऑफ कमोडिटी बढ़ती है तो इनकम अफेक्ट होता है और एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर डिफ्लेशन भी होता है, प्राइजेस ऑफ कमोडिटी कम होती तो भी इनकम और एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होता है। तो थियरी में हमको 3 चीज़ पढ़नी है। पहले क्या, मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करता है कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई रहेगा तो नेशनल इनकम भी आएगा और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। फ्लक्चुएशन क्या, अगर इनमें से कुछ प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली फ्लक्चुएशंस हो सकता है इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में। उसके बाद हमने देखा कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइंड होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहीं ना कहीं इनकम से रिलेटेड है एंड इनकम कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो दिस थियरी इज क्लियर। नाउ लेट अस सी द थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। सी जनरल प्राइस लेवल जनरली पूरे कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक साल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनके प्राइजेस का एवरेज निकाला जाता है, उसको बोलते हैं थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। एंड इन्फ्लेशन ऐड किया, इन्फ्लेशन मतलब जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, ओके, जब भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो प्राइस लेवल अफेक्ट होता है। तो इन दोनों का इंटर रिलेशन है कहीं ना कहीं। सो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड, मतलब कैसे कोई भी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइंड होता है। अगर हम देखें तो वो उसके लिए भी डिमांड एंड सप्लाई ही रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज रिलेटेड टू द प्राइस लेवल, ओके, एंड एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन इट। अगर इन्फ्लेशन होता है तो प्राइस लेवल पे फ्लक्चुएशंस आ सकता है, इन्फ्लेशन हुआ तो प्राइस लेवल बढ़ गया, डिफ्लेशन हुआ तो प्राइस लेवल कम हो गया। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये जो प्रॉब्लम्स आती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इसके लिए जनरल प्राइस लेवल पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
Okay, so we have completed with the two theories. Now let us see the theory of growth and development. See, ये जो भी हम theories पढ़ते हैं ये हमारे economic growth and development के, मतलब ये माइक्रो पढ़ो या मैक्रो पढ़ो, ये एनालाइज करता है, स्टडी करता है हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, ताकि हमारे इकोनॉमी को और अच्छा कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. तो ये थियोरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो मैक्रो इकोनॉमिक जो थियोरीज है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ही स्टडी करती है. इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट. मतलब हम तो स्टडी कर रहे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी पढ़ती है. इट कॉजेज द अंडर डेवलपमेंट एंड पोवर्टी. जैसे हमारी कंट्री में पोवर्टी बहुत ज़्यादा है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उसको भी पढ़ती है कि पोवर्टी क्यों है. तो वो पोवर्टी एक प्रॉब्लम है, उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज, मतलब प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो वी हैव कंप्लीटेड विद आवर थर्ड theories. Now let us see the last theory, macro theory of distribution, with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total of national income. मतलब national income जो है उसमें रेंट का कितना शेयर है, उसमें इंटरेस्ट का कितना शेयर है, देन उसमें वेजेस का कितना शेयर है और प्रॉफिट का कितना शेयर है नेशनल इनकम में. इसको स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. वो किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हाउ मेनी दिस 4 फैक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो दीज वेर द 4 थियोरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अगर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, समझने में नहीं समझ आए, you all can ask. Okay, thank you.